A very good morning to all of you friends. In the last class we have completed different types of share capital. हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल, आफ्टर दैट इश्यूड कैपिटल, अनइश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल के हमने फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़े थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप. आफ्टर दैट हमने पढ़ा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी. ठीक है, अब एक मेन टॉपिक हमें पढ़ने की पहले जरूरत है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट. के शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाता है. एक बार ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे. तो कंपनी की बैलेंस शीट जो बनती है कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी गिवन है. इस शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में जो फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट गिवन है इन केस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें शेयर कैपिटल को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक. तो सबसे पहले जैसे आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था और हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हैं कि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाते हैं. तो क्योंकि हम केवल शेयर कैपिटल प्रेजेंट कर रहे हैं, हम पूरी बैलेंस शीट यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए बैलेंस शीट का केवल एक पार्ट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट. तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, अब कंपनी का नाम अगर हमें नहीं पता है, डैश 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 लिमिटेड, एज एट, ध्यान रखना एज एट लिखना है, एज ऑन नहीं लिखना. एज ऑन आप लिखते हो तो वो पूरे दिन को प्रेजेंट करता है जिस डेट पे आप बैलेंस शीट बना रहे हो. यानी आपने मान लो लिख दिया एज ऑन 31 मार्च 2021, तो ये फुल डे ऑफ 31 मार्च 2021 को रिप्रेजेंट करेगा. इसलिए ध्यान रखना आपको लिखना है एज एट. मान लो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2021 को, तो एज एट 31 मार्च 2021. अब बैलेंस शीट में 4 कॉलम्स होते हैं और कंपनीज एक्ट 2013 में बैलेंस शीट केवल वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी. हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हमने कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो है वो रिमूव कर दिया गया है, वो हटा दिया गया है. तो केवल वर्टिकल फॉर्मेट ही अवेलेबल है. 4 कॉलम बनेंगे बच्चों. फर्स्ट कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स का, सेकंड कॉलम नोट नंबर, थर्ड कॉलम करंट ईयर का एंड यानी 31 मार्च 21. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज एट 31 मार्च 2021 और ये प्रीवियस ईयर का है तो यहाँ पे हम लिखते हैं एज एट 31 मार्च 2020. यानी कंपनी की बैलेंस शीट में अब आपको एक तरह से ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनेगा कि हम लास्ट ईयर के फिगर्स को करंट ईयर के फिगर्स के साथ कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होगी ताकि जो हमारे मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं वो देख सकें कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आए हैं. इसलिए प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी हमें शो करने मस्ट हैं. ठीक है, अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो. सबसे पहले रोमन कैपिटल फर्स्ट के अंडर हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज.
इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। ये तो हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड होगी। जैसे आप 11th क्लास में बनाते थे या 12th क्लास में आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में बनाया है कि बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं। एक साइड लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं लायबिलिटी साइड और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं असेट साइड। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट तो है नहीं, यहाँ तो वर्टिकल फॉर्मेट है। तो ये है आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इसके अंदर जो सबसे पहली मेन हेडिंग आती है वो है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के फिर फर्दर सब क्लासिफिकेशन है इस हेडिंग के। ये आ गई सब हेडिंग ए, शेयर कैपिटल। सब हेडिंग बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड सब हेडिंग सी, मनी रिसीव्ड against share warrants। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये फर्स्ट मेन हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसकी सब हेडिंग्स हैं ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड सी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्योंकि ये फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है, इसलिए this is a legal format and we cannot change the order of the items. You cannot show reserves and surplus before the share capital. We cannot show money received against share warrants at A point and we cannot show share capital at B or C point. ठीक है। अब यहाँ पर नोट नंबर मैं देता हूँ शेयर कैपिटल के सामने 1। नोट नंबर यानी हमें जो ओल्ड कंपनीज एक्ट था वहाँ पर शेड्यूल्स बनाने होते थे, उस चीज़ को भी न्यू कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल सिस्टम को भी रिमूव कर दिया गया। अब हमें बनाने होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, जहाँ पर हम शेयर कैपिटल से रिलेटेड कंप्लीट डिस्क्लोजर देंगे कि शेयर कैपिटल को नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे। तो इसका मतलब है सर कि यहाँ पर केवल एक सिंगल फिगर आएगा? बिल्कुल। यहाँ पर अमाउंट कॉलम में पर्टिकुलर आइटम के सामने सिंगल फिगर के अंदर हम अमाउंट शो करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने शो कर दिया 20 लाख रुपीज़। अब ये 20 लाख की कैलकुलेशन जो डिटेल में हमें दिखानी है कि ये 20 लाख रुपीज़ हम यहाँ पर कैसे लिख रहे हैं, वो हम दिखाएंगे डिटेल्स नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर अंडर दी हेड शेयर कैपिटल। ठीक है ना। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके अमाउंट्स आएंगे। अब आप देखो शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन इन नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि हमें अभी केवल शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन सीखना है। हम पूरी कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर। ठीक है। आओ आप करते हैं शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन कैसे होता है उसके बारे में हम सीखते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स आप टाइटल दोगे अगेन नोट्स टू अकाउंट्स। ये आफ्टर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट बिलो द बैलेंस शीट हम इसको शो करते हैं। एक कॉलम बना लो आप पर्टिकुलर्स का, और ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम रुपीस। क्योंकि हमने शेयर कैपिटल को दिया था नोट नंबर 1, तो यहाँ भी मैं लिखूंगा 1 और हेडिंग दूंगा शेयर कैपिटल, अंडरलाइन। अब हमने कल की क्लास में पढ़ा था काइंड्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑथोराइज
कल की क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल या काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑथराइज्ड कैपिटल। अब कंपनी दो टाइप्स के शेयर्स इश्यू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो जितने कंपनी ने ऑथराइज्ड कैपिटल में कंपनी जितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर सकती है इक्विटी वो लिखेंगे, जितने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकती है ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम उसकी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। तो डैश 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश 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 ईच। अमाउंट आएगा अमाउंट कॉलम में, यानी मान लो कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकती है ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 करोड़ रुपीस। डैश 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 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज डैश 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 ईच। ये आ गया आपके प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट। ये हमने दिखा दी ऑथराइज्ड कैपिटल। अब यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अमाउंट कॉलम में, क्योंकि नेक्स्ट कैपिटल हम लिखेंगे इश्यूड शेयर कैपिटल, जो कि ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट होती है। तो ऐसा नहीं करना हमें कि ऑथराइज्ड और इश्यूड को हमने ऐड ऑन कर दिया, नो, बिकॉज इश्यूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट आप दिखाओगे इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड कैपिटल में अगेन जितने शेयर्स आपने इश्यू कर दिए आउट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, तो डैश 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश 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 ईच। अमाउंट अमाउंट कॉलम के अंदर एंड डैश 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 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज अगेन यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि नेक्स्ट हम शो करेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, बिकॉज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल, इसलिए हमें ऐड ऑन नहीं करना है। तो नेक्स्ट है आपकी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के फर्दर हमने सब क्लासिफिकेशन पढ़े थे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। यहां पे बता दो डैश 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश 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 ईच fully called up and paid up। जिसको कंपनी ने फुल्ली कॉल अपॉन कर दिया और अमाउंट शेयर होल्डर्स ने पे भी कर दिया। जैसे मान लो मैं यहाँ बोलूँ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, यानी पूरे 10 रुपीज कॉल अपॉन कर दिए गए हैं और पूरे 10 रुपीज शेयर होल्डर्स ने दे भी दिए हैं कंपनी को, यानी कंपनी ने रिसीव कर लिए शेयर होल्डर से सॉरी। तो 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख रुपीज फिर हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका अमाउंट डैश 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 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज डैश 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 ईच। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और यहाँ पर शेयर फेस वैल्यू
फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप अमाउंट आ जाएगा आपका यहां पर, ठीक है। या एक मिनट, अमाउंट हम लेंगे इनका इनर कॉलम में, यहां अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। इसका रीजन मैं आपको अभी समझा दूंगा थोड़ी देर में। बोलो यहां तक समझ में आ गया? बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। ये थी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और ये है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। तो अगेन डैश 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। अब देखो मैं थोड़ा डिटेल लिखूंगा ना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप। ये आपके फुल्ली कॉल्ड अप हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। फुल्ली कॉल्ड अप नहीं बनाते, रुको, क्योंकि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल के मैंने आपको दो रीजन बताए थे। या तो कंपनी ने फुल्ली कॉल अपॉन कर लिए लेकिन शेयर होल्डर्स ने कुछ डिफॉल्ट कर दिया, यानी कुछ शेयर होल्डर्स ने अपनी होल्डिंग के ऊपर कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया। सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू पर शेयर का कुछ शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स देयर इज सम डिफॉल्ट। दूसरा रीजन ये था कि कंपनी ने फुल नॉमिनल वैल्यू पर शेयर कॉल अपॉन ही नहीं की, तो वहां पर शेयर होल्डर का डिफॉल्ट नहीं है, कंपनी ने ही कॉल अपॉन नहीं की। जितनी कंपनी ने कॉल अपॉन की, यानी मान लो आउट ऑफ 10 रुपीज कंपनी ने 8 रुपीज कॉल अपॉन कर लिए और शेयर होल्डर ने भी 8 का पेमेंट कर दिया, तो भी ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कंपनी ने कॉल अपॉन पूरा अमाउंट किया ही नहीं, तो शेयर होल्डर कहां से दे देगा पूरा अमाउंट। अच्छा, कंपनी ने कॉल अपॉन किया 8, किसी शेयर होल्डर ने 10 रुपीज का पेमेंट कर दिया, तो जो 2 रुपीज उसने एडवांस में दिए वो शेयर कैपिटल में नहीं दिखाएंगे हम, वो तो कॉल्स इन एडवांस है, उसको बैलेंस शीट में अलग हेड में शो किया जाता है। वो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज हम शो करते हैं। डिटेल में बैलेंस शीट अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में कॉल मनी पे कर दी तो उसको हम करंट लायबिलिटीज के हेड में सब हेडिंग दिखाते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज, उसके अंडर उसको शो करते हैं। तो यहां पर मैं इसको फुल्ली कॉल्ड अप बना ही नहीं रहा। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 8 कॉल्ड अप, यानी 10 रुपीज में से कंपनी ने 8 रुपीज कॉल अपॉन कर रखे हैं, तो मैं कितने लिखूंगा 10,000 इंटू 8, 80,000 यहां पर मैं लिखूंगा अमाउंट, 80,000 मैं लिखूंगा यहां पर अमाउंट, ठीक है। अगर इस 8 रुपीज जो कॉल्ड अप किए हुए हैं इसमें से हो सकता है कुछ अमाउंट शेयर होल्डर ने नहीं दिया हो, ठीक है ना, तो लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर्स कंपनी के डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स भी कर सकते हैं और जनरल पब्लिक भी कर सकती है कॉल्स इन एरियर्स। सर डायरेक्टर्स भी शेयर्स होल्ड करते हैं क्या? हाँ बेटा, ये तो रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्टर को एटलीस्ट 1 इक्विटी शेयर होल्डर तो 1 इक्विटी शेयर तो होल्ड करना ही पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी, हर डायरेक्टर के लिए ये जरूरी है, जो कंपनी का डायरेक्टर है हर उस पर्सन के लिए जरूरी है कि वो एटलीस्ट 1 इक्विटी शेयर तो होल्ड करेगा कंपनी का। तो कॉल्स इन एरियर्स यहां पे लिखेंगे बाय द डायरेक्टर्स
and officers of the company. ये अमाउंट यहां पर आ जाएगा, जो भी कॉल्स इन एरियर है, यानी जितना अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया, एंड कॉल्स इन एरियर्स बाय द पब्लिक एट लार्ज, बाय द पब्लिक एट लार्ज। देखो नेक्स्ट पेज के प्रीवियस पेज के ऊपर, प्रीवियस पेज नहीं इसी पेज पे आ जाएगा ये। आप देखो पेज नंबर 7.111 के ऊपर, 7.11 के ऊपर देखो, कॉल्स इन एरियर्स बाय द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी एंड बाय अदर्स। बाय अदर्स का मतलब शेयर होल्डर्स हु आर नॉट द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, तो बाय दी अदर्स। अदर्स में कौन आएंगे? वो लोग जो कंपनी के शेयर होल्डर्स तो हैं लेकिन वो डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स नहीं है कंपनी के, यानी जनरल पब्लिक में से जिस पर्सन ने कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और उसको शेयर अलॉट हुए थे, अगर उनमें से किसी पर्सन ने कंपनी का अमाउंट कॉल अपॉन करने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं किया तो उनकी कॉल्स इन एरियर्स हम थोड़ा सेपरेटली शो करते हैं। ये हो रहे हैं माइनस, तो इनको मैंने डाल दिया ब्रैकेट के अंदर। अब 80,000 में से कॉल्स इन एरियर्स माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे। ये टोटल आ रहा था आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल का, ये आ रहा है आपका बैलेंस सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल का। इनको ऐड ऑन करके हम आउटर कॉलम में यहाँ पर अमाउंट शो करेंगे। बोलो बच्चे, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं। आगे देखो, अब क्या सर यहाँ पर बात खत्म हो गई? नहीं, छोटा सा पोर्शन और बचा है हमारे पास। बस बच्चे खत्म हो गया, बस थोड़ा सा और ऐड करेंगे। अब हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस। सर ये क्या होता है? आप लिख दो या तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट वो। अच्छा एक चीज और, अभी इसको यहां पर टोटल नहीं लगाएंगे। ऐड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यहां पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस और ऐड होगा और फिर आउटर कॉलम में दिखाओगे आप टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आप दिखाओगे आउटर कॉलम के अंदर। अच्छा, अब ये जो अमाउंट आएगा ना बच्चों, ये अमाउंट, इस अमाउंट को दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में। ये कौन सी कैपिटल है बच्चों? ये कौन सी कैपिटल है? ये है आपकी पेड अप शेयर कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल है? पेड अप शेयर कैपिटल। यहाँ पे मैंने स्टार बना दिया और हमने प्रीवियस पेज पे बैलेंस शीट बनाई थी, वो जो मैंने स्टार बनाया उस स्टार वाला अमाउंट आप यहाँ शो करोगे। ये आती है आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल में दिखाते हो आप बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के नाम के सामने, और इसकी डिटेल हम नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसे शो करते हैं। अगेन आओ डिस्कस कर लें, आओ अगेन एक बार डिस्कस कर लें, क्योंकि बेटा इसको समझना जरूरी है। नोट्स टू अकाउंट्स में हमने शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डाला था, तो यहाँ भी मैंने नोट नंबर 1 डाल लिया। नोट्स टू अकाउंट्स में हमने 2 कॉलम बनाए, पर्टिकुलर्स कॉलम एंड अमाउंट कॉलम। शेयर कैपिटल हेडिंग दी, नोट नंबर 1 डाला। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल। जैसे कल की क्लास में भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा था, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे। कंपनी 2 टाइप्स के शेयर्स इश्यू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो दोनों की डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी कि मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख। 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50 लाख रुपीज। टोटल नहीं लगा सकते क्योंकि नेक्स्ट है हमारी इश्यूड शेयर कैपिटल, इसलिए यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि इश्यूड और ऑथराइज को हम एड ऑन ना कर दें। उसके बाद आप दिखाते हो इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल यानी जितने आपके इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स ऑथराइज शेयर कैपिटल में लिखे हुए थे, इसमें से जितने आपने जनरल पब्लिक को इश्यू कर दिए फॉर सब्सक्रिप्शन, वो इश्यूड शेयर कैपिटल की डिटेल में हम देंगे कि
मान लो 1 लाख में से आपने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया ऑफ ₹10 ईच, तो 20,000 इंटू 10 यानी 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर आप दिखाओगे। 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स में से मान लो आपने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिया ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख रुपीज़ आप यहाँ अमाउंट कॉलम में दिखाओगे। नेक्स्ट है आपकी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में हमने फर्दर पढ़ा था इनका सब क्लासिफिकेशन, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जो आपने जनरल पब्लिक को इशू किया उसमें से जितने उन्होंने सब्सक्राइब फॉर कर लिए, यानी जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली और उसके ऊपर आपने फुल अमाउंट कॉल अपॉन कर लिया, नॉमिनल वैल्यू, और शेयर होल्डर्स ने आपको पे भी कर दिया, तो वो होते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है उनको यहाँ पर दिखाओगे। इक्विटी हो प्रेफरेंस हो दोनों आपको दिखाने हैं। ध्यान रखना अमाउंट आप लिखोगे इनर कॉलम में, क्योंकि इसी अमाउंट में आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट भी ऐड होगा और लास्ट में शेयर फॉरफीचर का बैलेंस भी ऐड होगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल के हमने दो रीजन पढ़े थे कि या तो कंपनी ने फुल नॉमिनल वैल्यू डिमांड कर ली लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया, या फिर कंपनी ने फुल नॉमिनल वैल्यू ही डिमांड नहीं की। दोनों ही रीजन से हमारी जो शेयर कैपिटल रेज होती है वो होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। लाइक हमने एग्जांपल लिया 10,000 इक्विटी शेयर्स जो कंपनी ने 10 रुपीज के इशू किए थे, कंपनी ने केवल 8 कॉल अपॉन कर रखे हैं, तो 10,000 इंटू 8 80,000 कंपनी ने डिमांड कर रखे हैं। अगर इसमें से भी कुछ अमाउंट शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया तो वो हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स। ये शेयर होल्डर का डिफॉल्ट है। अब डिफॉल्ट जरूरी नहीं है कि केवल जनरल पब्लिक के कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं। डिफॉल्ट कंपनी के जो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स कंपनी के इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड करके बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने कोई डिफॉल्ट किया है तो उस डिफॉल्ट को हम सेपरेटली दिखाएंगे। तो कॉल्स इन एरियर्स इसकी हेडिंग में हम 2 पॉइंट लिखते हैं, calls in areas made by the directors and officers of the company and by the others यानी by the other shareholders except directors and officers of the company। जो भी इन्होंने calls in areas की वो आप माइनस करोगे, बैलेंस अमाउंट यहाँ पर इनर कॉलम में शो करना है और ऐड आपको करना है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब समझने वाली बात है ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या होता है। मान लो आफ्टर मेकिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी ने कॉल अपॉन की शेयर होल्डर से और शेयर होल्डर्स को 30 डेज का टाइम पीरियड दे दिया कि विद इन 30 डेज आपको कॉल मनी पे करनी है। अब किसी शेयर होल्डर ने, मान लो मिस्टर राम हैं, उस शेयर होल्डर ने कंपनी को कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी इमीडिएटली उसके शेयर्स फॉरफिट कर लेगी। कंपनीज एक्ट 2013 में ये बोला गया है कि जो आपने टाइम पीरियड दे दिया शेयर होल्डर को कि 30 डेज में आपको कॉल मनी का पेमेंट करना है, अगर शेयर होल्डर उस टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं करता तो फिर आपको कुछ रिमाइंडर्स देने पड़ेंगे, कुछ नोटिस आपको इश्यू करने पड़ेंगे। अगर नोटिस पीरियड में भी वो शेयर होल्डर कॉल मनी का पेमेंट नहीं करता देन द कंपनी हैव अ राइट टू फॉरफिट हिज और हर शेयर्स। फॉरफिट करना यानी कंपनी उन शेयर्स को जब्त कर लेती है। तो सर क्या जब्त करने के बाद जो कंपनी को पहले उन शेयर्स पे अमाउंट रिसीव हुआ है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, क्या वो कंपनी रिटर्न कर दी है? आंसर इज नो। शेयर्स भी कंपनी के पास आ जाएंगे, कंपनी शेयर्स फॉरफिट कर लेगी यानी जब्त कर लेगी, और जो पैसा उन शेयर्स पे पहले रिसीव हो चुका है दैट विल आल्सो बी रिमेन्ड विद द कंपनी। ये पैसा ही शेयर फॉरफिचर अकाउंट में शो किया जाता है जो कंपनी उन जब्त किए शेयर्स के ऊपर ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है। अब क्योंकि ये फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी फ्यूचर में इशू करेगी, जब तक इशू नहीं किया तब तक वो पैसा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा रहेगा, इसलिए हमने ऐड कर दिया शेयर फॉरफिचर अकाउंट। टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में, दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट बिफोर द शेयर कैपिटल। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब कल हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इस चैप्टर के कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। इसको अच्छे से पढ़ के आना कल की क्लास में। गुड बाय।